अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मौज़मन वी डूइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था बायोलॉजी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ रिप्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, इसके टाइप्स, इसकी डेफिनेशन, इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन जो है ये होती क्या है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, मतलब एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस होना, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखते हैं हमारी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं इस दुनिया में, तो अगर एज अ ह्यूमन बींग अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो ह्यूमन बींग्स ही बनते हैं। इसी तरह अगर हम कैट्स की बात करते हैं तो कैट्स रिप्रोड्यूस होते हैं तो आगे से कैट्स बनती हैं। डॉग्स रिप्रोड्यूस होंगे तो डॉग्स ही आगे से प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह स्पीशीज़ जो हैं वो अपनी रिप्रोडक्शन होती है तो वो आगे से प्रोड्यूस जो है वो सेम स्पीशीज़ को ही करते हैं। इसी तरह सबसे पहले अगर रिप्रोडक्शन जो है इसकी अगर हम बात करें तो क्या ये एसेंशियल है लाइफ के लिए, क्या ये आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो रिप्रोडक्शन आपकी लाइफ के एसेंशियल पार्ट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एसेंशियल्स वो होती हैं, वो चीज़ें होती हैं या वो बेसिक नीड्स होती हैं जो एक इंसान के ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो रिप्रोडक्शन किसी भी इंसान का, किसी भी इंडिविजुअल का, चाहे वो किसी भी स्पीशीज़ का इंडिविजुअल हो, उसके सर्वाइवल के लिए वो ज़रूरी नहीं होती। रिप्रोडक्शन जो है वो आपके स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है, आपके अपने सर्वाइवल के लिए वो ज़रूरी नहीं है। अगर तो कोई इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है तो इट्स ओके, अगर वो इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो उसके एसेंशियल्स में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एसेंशियल्स ऑफ लाइफ की बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है रेस्पिरेशन इज़ योर एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो रेस्पायर नहीं कर रहा, रेस्पिरेशन नहीं हो रही, तो वो ज़िंदा ही नहीं रह सकता, वो सर्वाइवल ही नहीं होगा। जब सर्वाइवल नहीं होगा तो काम खत्म। तो इस वजह से हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ योर पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट। हम एसेंशियल का वर्ड नहीं यूज़ कर सकते रिप्रोडक्शन के लिए। अगर हम रिप्रोडक्शन की टाइप्स की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह से होती है। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल। एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल, ये दो तरह की रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। अब रिप्रोडक्शन जो सबसे लाइफ जहाँ से स्टार्ट हुई थी, अगर हम हिस्ट्री पढ़ें, एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले एसेक्सुअल हुआ करती थी। देन एसेक्सुअल से सेक्सुअल में कन्वर्ट हुई है एज द इंडिविजुअल, एज अ स्पीशीज़ ग्रोज अप। जैसे जैसे स्पीशीज़ में एवोल्यूशन आई है, इस तरह रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर भी एवोल्यूशन आई है। लेकिन अगर अभी भी हम बात करते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स वो चीज़ें होती हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस जो होता है, ये हम कह सकते हैं दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, या उनका न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो किसी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता। इस तरह अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो हम उनको हायर रैंक देते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि प्रॉपर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पीशीज़ होती हैं, उनके न्यूक्लियस डिफाइंड होते हैं, DNA, RNA, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये सब कुछ होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें नहीं होती। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हम ले आते हैं बैक्टीरिया को। फ्रेंड्स, प्रोकैरियोट्स जो हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और कुछ ऐसे यूकैरियोट्स भी हैं जो जिनका हम कहते हैं कि उनका न्यूक्लियस डिफाइंड होता है। यूकैरियोट्स कुछ ऐसे हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कुछ में इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं लाइक प्लेनेरिया वगैरह, जो कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और जो हायर यूकैरियोट्स आ जाते हैं, जिनके हायर स्पीशीज़ होते हैं, जिनमें ह्यूमन बींग्स एग्जाम्पल हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब हम बारी बारी पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसकी टाइप्स कैसे हैं और ये किस तरह होती है, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी टाइप्स हम पढ़ेंगे। देन स्टार्टिंग फ्रॉम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसकी आगे से फर्दर टाइप्स है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं कि क्या हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हर इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब रिप्रोडक्शन वहाँ एक स्पीशीज़ है, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ कैट्स है, तो ये स्पीशीज़ है, ठीक है। अब ये जो कैट की स्पीशी है, इसमें से अगर एक कैट आगे से रिप्रोड्यूस करती है तो 4 कैट्स प्रोड्यूस होंगे। तो 4 कैट्स जो है ज़रूरी नहीं है कि हम में से 4 आगे से फर्दर रिप्रोड्यूस करें, क्योंकि सबको बेशक उनकी इन्वायरमेंट सेम मिल रही है, कंडीशन सेम मिल रही हैं, न्यूट्रिएंट्स सेम मिल रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग अगर सेम मिल भी रही है, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो उनको सेम नहीं मिल रही वो है कि उनका अपना इम्यून सिस्टम, उनकी अपनी कैपेसिटी के वो इन्वायरमेंट को किस तरह रिएक्ट करते हैं, उनकी अपनी कैपेसिटी के वो एडवर्स कंडीशन के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। अब उनमें से जिसको बहुत दफ़ा ये होता है कि किसी एक को, फॉर एग्जाम्पल 4 कैट्स हैं तो किसी एक को अगर ज़्यादा
ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो वो उसमें सर्वाइवल की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसमें सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। ये एक एवोल्यूशन की थ्योरी में भी एक चीज़ है कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, मतलब जो स्पीशी या जो ऑर्गेनिज्म, जो इंडिविजुअल जिसका सर्वाइवल, जिसको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी है एडवर्स इन्वायरमेंट को कोप अप करने के लिए, उसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी होगी कि वो रिप्रोड्यूस कर सके निस्बतन उसके कि जिसके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, या जिसके अंदर जिसको इन्वायरमेंट में सही न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे हैं, उनको इसको इन्वायरमेंट की कंडीशन सही तरह से नहीं मिल रही और एडवर्स कंडीशन को भी सही तरह से कोप अप नहीं कर पा रही हो कैट, तो ऑब्वियसली उसकी डेथ हो जाएगी, वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकेगी। तो एक रिप्रोडक्शन के लिए भी आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इफेक्ट करते हैं आपके ऊपर। इसके अलावा आपके इंटरनल फैक्टर्स बहुत इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जिसका फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव कर सकेगा, सब सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन इज़ अ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमीट्स और सेक्स सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि देयर इज़ अ फ्यूजन ऑफ द गैमीट सेल्स, जिन्हें हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन है, ऐसी टाइप है जिसमें देयर इज़ नो फ्यूजन। हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फ्यूजन नहीं होती, देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है देयर इज़ फ्यूजन, देयर इज़ अ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स और सेक्स सेल्स। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, देयर इज़ वेरिएशंस। हम इसमें ये कह सकते हैं कि देयर आर वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इंडिविजुअल्स आगे से प्रोड्यूस होंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह ही होंगे, जो जैसा पेरेंट सेल है वैसे ही आगे से डॉटर सेल्स बनेंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज़ वेरिएशन इन द इंडिविजुअल्स अमंग द स्पीशीज़। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी टाइप्स से। स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप से। तो सबसे पहले आती है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, ओके। सब बाई का मतलब क्या है? टू, ठीक है, और फिशन का मतलब है डिवीजन, देयर इज डिवीजन। अब इसमें हम कहते हैं कि बाइनरी फिशन ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो फर्दर टू सेल्स में डिवाइड होता है। अब इसके अंदर मोस्टली जो बाइनरी फिशन होती है वो प्रोकैरियोट्स में होती है। कुछ यूकैरियोट्स ऐसे हैं उनमें भी बाइनरी फिशन होती है, लाइक सम कुछ इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जहां बाइनरी फिशन होती है। बाइनरी फिशन की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो ये प्रोकैरियोट्स के अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरिया की ही एग्जांपल लेते हैं। एक बैक्टीरिया सेल, इस बैक्टीरिया सेल में ये डीएनए है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया सेल ने फर्दर डिवाइड होना है और इसने टू सेल्स में आगे से फर्दर डिवीजन होनी है। बाइनरी फिशन कैसे होगी कि सबसे पहले इस बैक्टीरिया सेल में जो डीएनए है वो डिवाइड होगा, इन द टू डिवीजन हो जाएगी डिवीजन की। अब जब डीएनए डिवाइड हुआ, ये डीएनए इसने अपोजिट पोल्स में जाना है। अब इस तरह इस साइड पे आ जाते हैं, ये डिवीजन होगी डीएनए की, ये अपोजिट पोल्स पे अब चला गया है। अब ये डिवाइड होने के बाद अपोजिट पोल्स पे चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा? देयर इज इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इन्वेजिनेशन यानी कि सेल मेम्ब्रेन यहाँ से इन्वेजिनेट, ये सेल मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया की है ये आपस में इधर से इन्वेजिनेट होगी ऐसे। जैसे ये बैक्टीरिया की सेल इन्वेजिनेशन हो जाएगी उसके बाद उसमें क्या होगा कि साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा। पहले साइटोप्लाज्म साइड पे चला गया, इधर भी साइटोप्लाज्म इस साइड पे चला गया, फिर इन्वेजिनेशन हो गई सेल मेम्ब्रेन की, और सेल इन्वेजिनेशन से टू बैक्टीरिया सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। और जो दो बैक्टीरिया सेल प्रोड्यूस हुए हैं दे आर टोटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। बिल्कुल इस तरह बैक्टीरिया के सेल के टोटली आइडेंटिकल होंगे कि जो आगे से टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, इन्हें हम कहते हैं टू डॉटर सेल्स। चाहे तो हम इसमें अमीबा की एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा की एग्जांपल हम लेते हैं तो उसमें भी क्या होगा कि ये एक अमीबा का सेल है, इसमें ये उसका न्यूक्लियस था। इसने क्या, सबसे पहले न्यूक्लियस जो है इसने डिवाइड होना है। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इस न्यूक्लियस ने अपोजिट पोल्स पे जाना है, ये अपोजिट पोल्स पे चला गया। अब जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म पूरा सेल के अंदर फिलअप हुआ होता है, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्म फिलअप हुआ हुआ है, इस साइटोप्लाज्म ने इसका साइटोप्लाज्म इस साइड पे आ जाएगा, इसका साइटोप्लाज्म इस साइड पे आ जाएगा। देन देयर इज इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और इन्वेजिनेशन से टू अमीबास जो है वो प्रोड्यूस होंगे। और ये जो दो अमीबा प्रोड्यूस हुए हैं टू डॉटर सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं टू डॉटर सेल्स, दे आर टोटली आइडेंटिकल टू द अमीबा, यानी कि जो पेरेंट सेल है उसके टोटली आइडेंटिकल होंगे।
तो ये है बाइनरी फिशन, ये मोस्टली प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है। इसके अलावा यूकैरियोट्स लाइक जो स्मॉल सम इन्वर्टिब्रेट्स होंगे उनके अंदर इस तरह की बाइनरी फिशन होती है। और बाइनरी फिशन का नेम से ही पता चल रहा है, बाई मीन्स टू, मतलब कि एक इंडिविजुअल ने टू रिप्रोड्यूस करना है और उसने टू आइडेंटिकल जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। अब आप देख सकते हैं कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं दे आर टोटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। अब इसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही, जो जीन्स इसके अंदर थे वही जीन्स जो हैं इसके अंदर ट्रांसफ़र होंगे। अगर एक अमीबा जो है इसके अंदर कैपेसिटी के सर्वाइव करने की कैपेसिटी अगर इसके अंदर ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स के या 70% है, तो इसका मतलब इसके पेरेंट सेल में भी डॉटर सेल्स में भी 70% ही कैपेसिटी होगी सर्वाइव करने की। अगर इसके अंदर 10% है तो इसके डॉटर सेल्स जो है उसके अंदर भी 10% और 10% ही होगी। मतलब देयर इज़ नो वेरिएशन। अगर इसने 100 जीन्स इसके अंदर थे तो इसके डॉटर सेल्स में भी 100 जीन्स ही ट्रांसफ़र होंगे। अब ये है कि इसके अंदर वेरिएशंस नहीं आएंगी। अगर कोई डिजीज़ आती है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई भी डिज़ीज़ आ सकती है, जैसे ड्रॉट की कंडीशन आ जाती हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन जिनमें कि आपको भूख मतलब कि प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, तो ऐसी कंडीशन में अगर इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है सर्वाइव करने की, इसकी डेथ हो जानी है, तो इसका मतलब इन दोनों की भी डेथ हो जानी है, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्टली वही जीन्स आएंगी जो इसके अंदर होंगी। जैसे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं लाइक फ़ोटोकॉपी। जैसे हम कोई फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, कोई चीज़ देते हैं, अपना पेपर देंगे, प्रिंट आउट करवाते हैं, फ़ोटोकॉपी हमको देते हैं, वो फ़ोटोकॉपी करते हैं, तो एग्जैक्टली अगर हम ऐसे कहते हैं 2 फ़ोटोकॉपीज़ कर दें, तो जो दोनों फोटोकॉपीज़ होती है दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट। अगर आपका जो पेरेंट जो होती है फाइल बिल्कुल उसकी आइडेंटिकल होती है। इसी तरह ये बाइनरी फिशन में भी यही होगा कि इसकी आगे से समझ लो तो 2 फोटोकॉपीज़ हुई हैं और वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगी। ये थी बाइनरी फिशन। देयर इज़ अ फर्स्ट सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन, और इसके बाद हम सेकंड स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल फिशन से। इससे पहले हमने पढ़ा था बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में ये था कि एक पेरेंट सेल से वो रिप्रोड्यूस होगा तो आगे से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि 2 कॉपीज़ जो हैं वो समझ लें कि पेरेंट सेल की प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन जो मल्टीपल फिशन है इसका मतलब मल्टीपल के नाम से ही पता चल रहा था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिवीजन्स हो जाएंगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सेल्स जो है वो एक पेरेंट सेल से काफ़ी ज़्यादा सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? बाज़ अब ऐसा होता है कि एक ड्रॉट की कंडीशन होती है या कोई एडवर्स कंडीशंस होती हैं, तो सेल्स जो होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सेल्स होते हैं कि वो अपने आप को इन एडवर्स कंडीशन से बचाने के लिए अपने इर्द गिर्द, अपनी मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द एक सिस्ट बना लेते हैं। वो एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है और वो जब तक उनकी अनफेवरेबल कंडीशन रहती है, जब तक कंडीशन उनकी फेवरेबल नहीं होती कि वो अपनी उस कंडीशन के अंदर कोप अप कर सके, वो तब तक अपने आप को उस कंडीशन से बचाने के लिए उस सिस्ट के अंदर रखते हैं। और वो सिस्ट उनको हेल्प करती है कि वो सर्वाइव कर सके थ्रू अनफेवरेबल कंडीशन लाइक ड्रॉट कंडीशंस हो सकती हैं या एडवर्स वेदर कंडीशंस हो सकती हैं, टेम्परेचर की हो सकती हैं, पीएच चेंजेस आ सकते हैं या सॉइल की कंडीशंस बाज़ दफ़ा ऐसे हो सकती हैं। तो वो उन सब कंडीशन से कोप अप करने के लिए वो एक सिस्ट बना लेते हैं। एक सिस्ट हम कह सकते हैं कि एक कवरिंग होती है, एक सेल मेम्ब्रेन टाइप होती है जो कि उनको बचा लेती है उनकी अनफेवरेबल कंडीशन से। और फिर क्या होता है कि वो जब उन्हें लगता है कि उनकी फेवरेबल कंडीशन आ गई है, तब वो सिस्ट जो है वो ब्रस्ट हो जाती है और जितने भी सेल्स इसके अंदर डिवाइड हुए होते हैं उस सिस्ट में, वो जो है वो आगे से फर्दर बाहर आ जाते हैं और फर्दर रिप्रोड्यूस कर देते हैं टू द न्यू सेल्स जब उनकी फेवरेबल कंडीशन उनको मिल जाती है। लेकिन ये इन सारी ड्यूरेशन में सिस्ट के अंदर डिवीजन्स होती रहती हैं और वो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, लेकिन वो बाहर जो है वो सिस्ट जब ब्रस्ट होती है तब ही वो इन्वायरमेंट को फेस करते हैं। उसके अलावा वो इन्वायरमेंट से या अनफेवरेबल कंडीशंस जो हैं उनसे वो बचे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम एग्जांपल मोस्टली लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम कह सकते हैं अमीबा की एग्जांपल आ सकती है। फॉर एग्जांपल ये एक अमीबा सेल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये वैक्यूल्स होते हैं मोस्टली अमीबा के अंदर। तो अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा की अगर इसकी सेल की बात करें तो इसके अंदर जो ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऐसे या फिर एक ना अनडिफाइंड सा स्ट्रक्चर जो है अमीबा का इसलिए होता है कि उसके अंदर ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो होते हैं इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो है एक प्रॉपर और सेल की फॉर्म एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एक अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, एक अनडिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। तो मोस्टली हम इसको ये इस तरह बना देते हैं। जो इस तरह इसकी जो चीज़ें होती हैं ये सूडोपोडिया होती हैं और ये टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। इसका स्ट्रक्चर जैसे जैसे मूव करता है आगे मूव करता है, इसकी जो सूडोपोडियाज हैं ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मल्टीपल फिशन की, तो अमीबा जो है इसके अंदर अब इसको अमीबा जो है एक सेल है, ठीक है। अब ये फेवरेबल कंडीशन में था तो ये डिवाइड कर रहा था, लेकिन अब इसे पता चला कि इसकी फेवरेबल कंडीशन ख़त्म हो गई है, अब इसकी अनफेवरेबल कंडीशन की तरफ इससे मूव करना है। तो इसके क्या होगा कि इसके इर्द गिर्द एक सिस्ट बन जाएगी और इसके अंदर ये अमीबा जो है उसका सेल होगा। ये हम इसका न्यूक्लियस है और ये इसके वैक्यूल है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये अमीबा जो है इस
कंडीशन जो है इसके अंदर आ गया है। ये जो बाहर एक लेयर बन गई है इसे हम कहते हैं सिस्ट। ये सिस्ट उसको प्रोटेक्ट करती है अनफेवरेबल कंडीशन से। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये तो इसका साइटोप्लाज्म था, ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये इसके बाहर जो है वो एक अनफेवरेबल कंडीशन के बचने के लिए सिस्ट जो है मेम्ब्रेन बन गई है। अब क्या होना है, इस अमीबा ने इसके अंदर न्यूक्लियस जो है इसने डिवाइड होते रहना। अब हम दिखा सकते हैं जैसे ये एक सिस्ट बन गई। अब इस सिस्ट में ये अमीबा, ठीक है, इस अमीबा में आगे फर्दर इसकी न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। अब ये मल्टीपल टाइम्स ये डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड होगा तो हमने पहले भी पढ़ा था कि न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन आती है और फिर इमेजिनेशन होती है और फिर वो सेल जो है वो रिलीज़ होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस जो है इसने डिवाइड होना है। ये न्यूक्लियस जो है हमारा डिवाइड हो गया। अब इसके बाद न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद जो है सेल इमेजिनेशन होगी, साइटोप्लाज्म जो है वो उसके पास आ जाएगा और ये अंदर जो है ये इनके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन बनती जा रही है। साइटोप्लाज्म जो है वो इनको न्यूक्लियस को मिलता जा रहा है, ये इस तरह, यानी कि इसके अंदर ये सब प्रोसीजर होता जा रहा है। और बाहर क्या है, सिस्ट। ये सिस्ट क्या कर रही है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है हार्मफुल इन्वायरमेंट से। अब जैसे फेवरेबल कंडीशन होगी, जैसे अमीबा को पता चलेगा कि अब उसकी कंडीशन उसके बॉडी टेम्परेचर्स के इक्वल है, अब उसकी कंडीशन है कि वो बाहर इन्वायरमेंट को फेस कर सकता है, तो जो सिस्ट है वो ब्रस्ट हो जाती है, ठीक है। ये सिस्ट जो है इसने ब्रस्ट हो जाना है और जितने भी सेल्स थे, जितने भी अमीबा के सेल्स थे, उन्होंने ऐसे ब्रस्ट होकर रिलीज़ हो जाना है। ये अब जितने भी डॉटर सेल्स थे वो रिलीज़ हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि एक दफ़ा फ्यूजन हुई है, 2 दफ़ा हुई है या 3 दफ़ा, या हम बाइनरी या ट्राई या टेट्रा का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। हमने इसीलिए वर्ड यूज़ किया मल्टीपल फिशन। मल्टीपल क्या कि क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल टाइम्स हमें नहीं पता कि कितने टाइम्स इसके अंदर डिवीजन होती जा रही है जब तक अनफेवरेबल। अब अनफेवरेबल कंडीशन ये नहीं होता कि कोई 1 दिन के लिए हो या 2 दिन के लिए हो, ये ईयर्स भी चल सकती है, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी चल सकती है। ये जब तक चलती है जब अंत तक अनफेवरेबल कंडीशन होती है या फिर इतनी कैपेसिटी अमीबा के अंदर आ जाए कि वो अपनी जो कंडीशन है उसके कोप अप कर सके, उसके साथ सर्वाइव कर सके, तो तब जाके वो सिस्ट जो है वो ब्रस्ट होगी और जो जितने भी अमीबाज हैं वो अंदर से डॉटर सेल्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। और इस तरह जो है इसको हम फिजन को, इस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिजन को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। और ये फिजन जो है ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। वैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकती है लेकिन यूनिसेलुलर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये फिजन जो है वो होती है। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, डिफरेंस हमने पढ़ा कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान में क्या डिफरेंस है, मेन अभी हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स पढ़ी हैं। अभी हम फर्दर टाइप्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया कि बाइनरी फिशन क्या होती है। बाइनरी फिशन में एक पेरेंट सेल 2 टाइम्स डिवाइड होता है, तो 2 डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरह मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट सेल से बहुत ज़्यादा फिजन्स होंगी और उसके डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन इन डॉटर सेल्स के अंदर वही क्वालिटीज़ होंगी, वही जीन्स होंगे जो कि उसके पेरेंट सेल के अंदर थे। अगर पेरेंट सेल के अंदर उसको 50% जीन्स मिल रहे हैं तो इसके डॉटर सेल्स के हर सेल के अंदर 50% जीन्स होंगे, मतलब इक्वल, वो टोटली आइडेंटिकल हैं टू देयर पेरेंट सेल। देयर इज़ नो वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशंस आर ऑलवेज इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो ये था हमने आज का टॉपिक जिसमें हमने बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फर्दर फ्रेगमेंटेशन और जो बाकी टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।